फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं ना, तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में हमारे पास दो तरह की रिस्क मैनेजमेंट हैं सिलेबस में। एक है आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट और एक है आपके पास इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, दो तरह के एरियाज आपने कवर करने हैं। एक एरिया आपने कवर करना है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट और दूसरा एरिया आपने कवर करना है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। अब फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में फॉरेन FERM लिख देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा रिस्क जो एक्सचेंज रेट, जो फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट होता है, एक्सचेंज रेट चेंजेस की वजह से अराइज हो। मिसाल के तौर पर लेट से अगर हम यूं सोचे इसको कि हमें कोई चीज इंपोर्ट करनी है, सही है, हमें कोई चीज इंपोर्ट करनी है, हमें कोई चीज परचेज करनी है, और लेट से हम अगर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और अगर हम कोई चीज इंपोर्ट करना चाहते हैं और डॉलर महंगा हो जाए, तो क्या होगा? तो हमारी इंपोर्ट्स जो होंगी वो भी महंगी हो जाएंगी, है ना? जितने का आपने सोचा था आपकी इंपोर्ट्स उससे ज्यादा महंगी हो जाएंगी। तो ये एक मिसाल थी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट की। आपको ये सिखाया जाएगा कि इस तरह की चीजों को कैसे डील करना है। अभी हम इसको डिटेल में बहुत सारी चीजें देखेंगे, लेकिन जनरली आपने इस तरह के सिनेरियो देखे होंगे कि जी मैं कोई चीज इंपोर्ट करता हूँ डॉलर्स में, अगर वो एक्सपेंसिव हो जाए तो क्या होगा? ड्यू टू चेंजेस इन एक्सचेंज रेट्स। अच्छा, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ेंगे? इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में हम इस तरह की चीजें पढ़ेंगे। अगेन मैं एक एग्जांपल दूंगा कि आपने कहीं से लोन लिया, और जब आपने लोन लिया ना तब इंटरेस्ट रेट था 10%, सही है ना? और आपने लोन लिया था वेरिएबल रेट पर। वेरिएबल रेट का मतलब ये होता है कि अगर लेट से आपने 10% पर लोन लिया था, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आपको 10% के बजाय मे बी 11%, 13% या 15%, यानी कि मोर देन 10% का इंटरेस्ट देना पड़े। तो अगर ऐसा होगा कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो अगेन मेरा आउटफ्लो ज़्यादा होगा। तो इस तरह के रिस्क को किस तरह मैनेज करना है ये भी हमें पढ़ना होगा। क्लियर है बात? तो इस चैप्टर के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट से डील करता है, एक हिस्सा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट से डील करता है, और दूसरा हिस्सा इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट से डील करता है। वेरिएबल रेट पर लोन लेने का मतलब ये होता है कि जब आप लोन लेते हो तो आपका जो इंटरेस्ट का या बोरोइंग का रेट होता है ना, बैंक ये कह देता है कि हम इसको बाद में चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज करेंगे ये हम पढ़ेंगे, लेकिन बैंक ये बोल सकता है कि तुम लोन लेकर जा रहे हो, इस साल का इंटरेस्ट 10% पर देना, अगले साल का इंटरेस्ट रेट जो होगा ना वो 11, 13, 15 हमारी मर्जी होगी, हम चेंज कर कर आपको बता देंगे कि आपने किस तरह से इंटरेस्ट देना है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास इस चीज़ का खतरा है कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़े। ठीक है, अब ये क्यों चेंज होगा या इसकी क्या लॉजिक होगी वो हम देख लेंगे। अच्छा, अब आज हम लोग जो अपना फोकस रखते हैं ना वो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट पर रखते हैं। आज हम जो अपना फोकस रखते हैं या अपनी बात को स्टार्ट करते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट वाले एरिया से करते हैं। हाँ उसामा, कम भी हो सकता है।
ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल बाद इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% हो जाए, 6% हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब हम आज सबसे पहले जो है ना वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट वाले एरिया को डिस्कस करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट वाला एरिया जो है ना वो हमारा मेन आज का पहला कंसर्न है। सही है। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट में 3 तरह के रिस्क हैं। एक कहलाता है आपका ट्रांजैक्शन रिस्क, एक कहलाता है आपका ट्रांसलेशन रिस्क, एक कहलाता है आपका इकोनॉमिक रिस्क। ठीक है, 3 तरह के रिस्क हैं। ट्रांजैक्शन रिस्क, ट्रांसलेशन रिस्क और इकोनॉमिक रिस्क। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजैक्शन रिस्क क्या है। रिस्क, 2 तरह के रिस्क होते हैं इसमें, 2 टाइप्स ब्रॉडली। ठीक है, आप ये कह सकते हो रिस्क ऑफ पेइंग मोर देन इनिशियली एस्टिमेटेड, रिस्क ऑफ रिसीविंग लेस देन इनिशियली एस्टिमेटेड। ठीक है, ट्रांजैक्शन रिस्क में 2 तरह के रिस्क हैं। एक है रिस्क ऑफ पेइंग मोर देन इनिशियली एस्टिमेटेड। इस चीज का रिस्क के फ्यूचर में मुझे जो मैंने आज सोचा था उससे ज्यादा पैसे पे करना पड़ेंगे। और दूसरा है रिस्क ऑफ रिसीविंग लेस देन इनिशियली एस्टिमेटेड, यानी कि जो मैंने ओरिजिनली सोचा था फ्यूचर में मुझे उससे कम पैसे मिलेंगे। अब ये कैसे हो सकता है, ये देखते हैं। ठीक है, पहले हम पहली चीज की एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कि नंबर 1 जो कि है रिस्क ऑफ पेइंग मोर देन इनिशियली एस्टिमेटेड। सही है। अच्छा, अब हम इसके लिए एक एग्जांपल बनाते हैं। एग्जांपल नंबर 1, लेट से आप यूं कह लो कि आपने जो है ना टुडे, यानी कि आज का दिन, आज है 1 जनवरी 2020। आप एक पाकिस्तान बेस्ड कंपनी हो, यानी कि आपकी लोकल करेंसी PKR है, और एक USA में कंपनी है, यानी कि उसकी लोकल करेंसी डॉलर्स है। ठीक है, आप पाकिस्तान बेस्ड कंपनी हो, पाकिस्तान बेस्ड कंपनी टुडे इंपोर्टेड $50 रॉ मटेरियल। आपने आज यानी कि 1 जनवरी 2020 वाले दिन आपने $50 का रॉ मटेरियल खरीदा, $50 का रॉ मटेरियल परचेज करा। अच्छा, एक्सचेंज रेट जो आज था ना, एक्सचेंज रेट वो था $1 इज इक्वल्स टू PKR 150। अब मुझे बताओ कि 1 जनवरी को अगर मैं $50 का रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, तो मैं जब पेमेंट करूंगा $50 की, तो मेरी जेब से कितने पाकिस्तानी रुपीस जाएंगे? $1 जो है वो 150 का है। अगर $1 150 का है और मुझे $50 की पेमेंट करनी है, अगर $1 जो है वो 150 का है और मुझे $50 की पेमेंट करनी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि $50 के लिए मुझे $7,500 पे करने होंगे। ऐसा ही है ना। अच्छा, अब जनरली जनरली क्या होता है कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन परचेज डेट एंड पेमेंट डेट। अगर लेट से आपने 1 जनवरी को कोई चीज खरीदी है
अगर लेट से आपने 1 जनवरी को कोई चीज खरीदी तो आपने परचेजेस डेबिट कर दी, ठीक है, और आपने पेएबल्स को क्रेडिट कर दिया। ऐसा ही होता है ना। अगर आपने 1 जनवरी को कोई चीज परचेज करी तो आपने परचेजेस को डेबिट किया और पेबल्स को क्रेडिट किया। अब पेमेंट लेट से करनी है आपको 15 फेब वाले दिन, पेमेंट करनी है आपने 15 फरवरी वाले दिन। तो अगर मुझे 15 फरवरी वाले दिन पे करनी है, यानी कि 15 फरवरी वाले दिन मैं एंट्री पास करूंगा पेएबल डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, है ना। अब देखो क्या 1 ऑफ जनवरी वाले दिन का और 15 फरवरी वाले दिन का एक्सचेंज रेट सेम होगा। क्या 1 जनवरी वाले दिन अगर $1 150 PKR का है, तो 15 फरवरी वाले दिन भी क्या $1 150 PKR का ही होगा? नो, ऐसा नहीं होगा, है ना। हो सकता है कि 15 फरवरी वाले दिन $1 100 PKR का हो सकता है कि 15 फरवरी वाले दिन $1 150 का हो सकता है 15 फरवरी वाले दिन $1 200 PKR का हो। वॉट इफ के इस दिन $1 जो है ना वो था 200 PKR का। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने $50 पे करने थे तो 200 के हिसाब से मुझे कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? मुझे 250 × 200 यानी कि 10,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी। 10,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मसला क्या आया? यहाँ पर मसला ये आया, ये वाला रिस्क ऑफ पेइंग मोर देन इनिशियली एस्टिमेटेड। मेरा जो इनिशियल अंदाजा था, जो मैंने इनिशियली सोचा था, मैं उससे 2,500 रुपये ज्यादा पे कर लूँ। ठीक है। जो मेरा इनिशियल अंदाजा था कि भाई मुझे जो पे करने होंगे, मैं उससे 2,500 रुपये ज्यादा पे कर रहा हूँ। अब इसका मतलब ये हो गया कि मेरे लिए तो ये लॉस है। तो आपको बस यही देखना है कि इस लॉस को किस तरह से कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, रिड्यूस किया जाए। क्योंकि अगर कंपनी को बाद में ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं और कंपनी को नुकसान हो रहा है तो कंपनी के लिए तो ये अच्छा फैसला नहीं है। ठीक है जी। तो ये आपकी पहली टाइप हो गई। क्लियर है भाई? यहाँ पर हमने क्या देखा, रिस्क ऑफ पेइंग मोर देन इनिशियली एस्टिमेटेड। ऐसा किस तरह से हो सकता है कि आप जो है आपको फ्यूचर में जो आपने सोचा था आपको उससे ज़्यादा पैसे पे करना पड़ जाएं। इस रिस्क को किस तरह से रिड्यूस करना है, इस रिस्क को किस तरह से ख़त्म करना है, किस तरह से मैनेज करना है, ये हमें पढ़ना होगा। इसी तरह से आपके पास ट्रांजैक्शन रिस्क में एक और तरह का रिस्क आता है, रिस्क ऑफ रिसीविंग लेस देन इनिशियली एस्टिमेटेड। अब ये दूसरा रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ रिसीविंग लेस देन इनिशियली एस्टिमेटेड। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। लेट्स से टुडे यानी कि आज जो है वो 1 जनवरी 2020 है। आप पाकिस्तान बेस्ड कंपनी हो, यानी कि आपकी करेंसी PKR है। आपको एक यूएसए बेस्ड कंपनी से डॉलर्स जो है वो रिसीव करने हैं इस बार। ठीक है। पाकिस्तान बेस्ड कंपनी टुडे सोल्ड डॉलर
50 फिनिश्ड गुड्स। एक्सचेंज रेट जो आज था वो था $1 इज इक्वल्स टू PKR 150। ठीक है जी। अब देखिए मैं अब एग्जाम्पल को चेंज कर रहा हूं। अब हम सेलर हैं, तो अगर हम सेलर हैं और हमने $50 की चीजें बेची हैं और आज का रेट जो है वो PKR 150 है, तो उसूली तौर पर इस हिसाब से पैसा मिलना कितना चाहिए? उसूली तौर पर इस हिसाब से अगर मुझे $50 रिसीव होने हैं तो पाकिस्तानी मुझे 7,500 रुपये मिलने चाहिए। उसूली तौर पर मुझे 7,500 रुपये मिलने चाहिए, रिसीव होने चाहिए। सही है। अच्छा, अब अगेन अगेन क्या होता है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेलिंग डेट एंड रिसिप्ट डेट, है ना। लेट से आपने जब 1 जनवरी को चीजें बेची होंगी, 1 जनवरी 2020 को चीजें बेची होंगी, तो हमने एंट्री पास करी होगी रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। लेकिन एज्यूम कर लो आपको पैसे मिले 15 फरवरी 2020 वाले दिन। जिस दिन आपको पैसे मिलेंगे आपका बैंक अकाउंट डेबिट होगा और आपका रिसीवेबल्स जो है वो क्रेडिट होगा। अब इस दिन लेट से रेट हो गया $1 इज इक्वल्स टू PKR 100। ठीक है। ठीक है भाई। अब भाई अगर आपका एक्सचेंज रेट इस तरह से चेंज हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो सोचा था आपको उससे कम पैसे रिसीव होंगे। $50 के 100 के हिसाब से आपको 5,000 रिसीव होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर इस बार मैंने जो सोचा था ना उससे कितने पैसे मिल रहे हैं, कम या ज्यादा? कम पैसे मिल रहे हो। सही है। ये बात समझ में आती है। ये चीज भी किस चीज में आती है? ये चीज भी ट्रांजैक्शन रिस्क में ही कवर हो रही होगी। सही है ना। ये चीज भी ट्रांजैक्शन रिस्क में ही कवर हो रही होगी। काइंडली अपनी पार्टिसिपेशन जरूर शो करिएगा। अब देखिए यहाँ पर आप दो बातें नोट करो। एक चीज देखो, लेट से हम पहली एग्जांपल पर आते हैं। देखिए हमारे पास दो कंपनीज है, एक पाकिस्तानी कंपनी है, दोनों एग्जाम्पल में एक पाकिस्तानी कंपनी है और एक USA बेस्ड कंपनी है ना। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर USA बेस्ड कंपनी पहली एग्जांपल के हिसाब से, यहाँ पर USA बेस्ड कंपनी जो है वो पहली एग्जांपल के हिसाब से कितने डॉलर्स रिसीव करेगी? पहली एग्जांपल के हिसाब से USA बेस्ड कंपनी कितने डॉलर्स रिसीव करेगी? तो आप कहोगे कि $50 रिसीव करेगी, है ना। रिगार्डलेस के कुछ भी हो जाए, रिगार्डलेस के एक्सचेंज रेट कितना भी चेंज हो जाए,
ये $50 ही रिसीव करेगी। लेकिन पाकिस्तानी कंपनी कितने रिसीव करेगी? आप कह सकते हो ये अनसर्टेन है, डिपेंड्स अपॉन एक्सचेंज रेट ऑन पेमेंट डेट। ऐसा ही है। देखो पाकिस्तानी कंपनी ने अगर 1 जनवरी वाले दिन कोई चीज खरीदी और पेमेंट 15 फरवरी वाले दिन करनी है, तो 1 जनवरी वाले दिन इस कंपनी को ये नहीं पता होगा कि इसने कितने पाकिस्तानी रुपीस की पेमेंट करनी पड़ेगी, करनी होगी। सही है, नहीं पता होगा। ऐसा ही है ना? अच्छा, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ट्रांजैक्शन रिस्क इज ऑलवेज विद द कंपनी डीलिंग इन फॉरेन करेंसी। ट्रांजैक्शन रिस्क हमेशा, ट्रांजैक्शन रिस्क हमेशा उस कंपनी के साथ होता है जो फॉरेन करेंसी में डील कर रही है। क्या बोल रहा हूं मैं? ट्रांजैक्शन रिस्क इज ऑलवेज विद द कंपनी डीलिंग इन फॉरेन करेंसी। ट्रांजैक्शन रिस्क इज ऑलवेज with the company dealing in foreign currency। यानी कि अगर हम दोनों एग्जाम्पल्स देखें तो रिस्क जो है ना कि कम या ज्यादा पे करना पड़ेगा, वो पाकिस्तानी कंपनी के साथ है, वो यूएसए बेस्ड कंपनी के साथ नहीं है। वो यूएसए बेस्ड कंपनी के साथ नहीं है। क्लियर है ये? सही है। तो ये तो आपकी ट्रांजैक्शन रिस्क की एग्जांपल हो गई, यानी कि ये इस तरह का रिस्क होता है जो किसी एक ट्रांजैक्शन की वजह से होता है, और पेमेंट और रिसीवेबल्स दोनों की ट्रांजैक्शंस को मैंने डिस्कस कर दिया। हाँ, सेकंड केस में देखो, यूएसए वाली कंपनी पेमेंट कर रही है, लेकिन अगेन रिस्क जो है वो पाकिस्तानी कंपनी के साथ है। इसलिए क्योंकि अगर तुम ट्रांजैक्शन करेंसी देखते हो, ट्रांजैक्शन करेंसी का मतलब ये होता है कि जिस करेंसी में ट्रांजैक्शन हुई है वो डॉलर्स ही है। देखो सेकंड केस में भी जो यूएसए बेस्ड कंपनी है उसको ये पता है कि जितने भी पीकेआर हो जाए हमें $50 पे करने हैं, वो तो $50 ही पे करेगी ना। ठीक है, रिस्क आपके पास है। अगर डॉलर सस्ता हो गया तो कम पैसे मिलेंगे, महंगा हो गया ज्यादा पैसे मिलेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरी तरह का रिस्क। अच्छा सर, इसको कैसे रिस्क को खत्म करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम 3 तरह के रिस्क जो है ना वो समझ रहे हैं। चलो आप लोग एक काम करो, 5 मिनट देता हूँ, कॉपी करो सारी चीजें। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ट्रांसलेशन रिस्क है ना वो क्या होता है। ठीक है, अगली चीज जो आपने पता करनी है वो है कि आपका ट्रांसलेशन रिस्क क्या होता है। अब ट्रांसलेशन रिस्क जो है ना वो मेनली कोई ऐसी बात नहीं है जो रियलाइज हुई हो। इट इज
simply a financial reporting risk that assets will be understated, liabilities will be overstated. ठीक है, ऑन एसओएस की। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है कि लेट से आपके पास जो है ना वो एक एसेट था आपकी बुक्स में, आपके आपके पास एक फॉरेन एसेट था, आपके पास एक फॉरेन एसेट था, और उस फॉरेन एसेट की वैल्यू जो है ना वो $120 थी। ठीक है। अच्छा, जब आप पीकेआर में या पाकिस्तान में अकाउंटिंग करोगे तो आप इस फॉरेन एसेट को कन्वर्ट करोगे लोकल करेंसी में। लेट से 1 जनवरी वाले दिन, 1 जनवरी वाले दिन $1 इज इक्वल्स टू PKR 150। सही है ना? 1 जनवरी वाले दिन $1 जो है वो 150 PKR का है। तो इसका मतलब आप लोगों को ये कह सकते हो कि मेरे फॉरेन में एसेट पड़े हुए हैं और उन एसेट्स की जो वैल्यू है ना वो 18,000 पाकिस्तानी रुपए हैं। ऐसा ही है ना? पाकिस्तान से बाहर आपके $120 के एसेट थे। अगर एक्सचेंज रेट 1 = 150 PKR है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास 18,000 पाकिस्तानी रुपए के एसेट्स फॉरेन में, बाहर के किसी मुल्क में मौजूद है, पड़े हुए, है ना? अब हम ये कहते हैं कि कुछ टाइम बाद, यानी कि लेट से ये 1 जनवरी 2020 के हालात थे। 1 जनवरी 2021 में एक्सचेंज रेट चेंज हो गया और $1 इज इक्वल्स टू 20 PKR हो गया। तो जब आप पाकिस्तान में बैठकर अकाउंट्स बना रहे होगे तो आप कन्वर्जन जो करोगे, कन्वर्ट टू लोकल करेंसी, ऊपर भी आपने कन्वर्ट टू लोकल करेंसी किया है, तो अब आप क्या बोलोगे कि फॉरेन में आपके पास $120 के जो एसेट्स हैं, अगर कोई पूछेगा भाई पाकिस्तानी वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, कितनी है? आप बोलोगे कि भाई मेरे पास जो फॉरेन में एसेट्स पड़े हैं ना उनकी वैल्यू 2400 PKR है। अब कहने को वहां पर है $120 का ही एसेट, लेकिन करेंसी या एक्सचेंज रेट की मूवमेंट की वजह से, एक्सचेंज रेट की मूवमेंट की वजह से ये चीज इस तरह की नजर आएगी। समझ रहे हो? हाँ भाई, बताओ, कोई कंफ्यूजन है? देखो, ट्रांसलेशन रिस्क जो है ना उसमें आपको नुकसान हुआ नहीं है। ये 2400 का नुकसान नहीं हुआ आपको। बात समझ रहे हो? देखो, नुकसान कब होता है, जब आप कोई चीज बेचते हो। मिसाल के तौर पर
लेट से आपके घर की वैल्यू जो है ना, आप जिस घर में रहते हो उसकी वैल्यू है 20 लाख रुपए, जब 20 तो कम हो गई, चलो 90 लाख रुपए। अब मार्केट डाउन है, और मार्केट के डाउन होने की वजह से अब आजकल वैल्यू आपके घर की हो गई है 85 लाख। तो क्या कोई आपसे 5 लाख रुपए मांगने आया? अगर आपके घर की वैल्यू पहले थोड़ा टाइम पहले 90 लाख थी, आज आपके घर की वैल्यू 85 लाख हो गई है, तो कोई आया आपके घर जिसने आपको बोला आपके घर की वैल्यू 5 लाख कम हो गई है तो 5 लाख हमें दो? नहीं, नहीं आया। इसी तरह से इसी तरह से इसी तरह से ऑल्दो वैल्यू में कमी हुई है, लेकिन ये पैसे जो मेरे एसेट्स की वैल्यू कम होना शो कर रहे हैं, इसमें जो बज़ाहिर तौर पर नुकसान नजर आ रहा है वो रियलाइज्ड नहीं है, अनरियलाइज्ड है। लेकिन ऊपर क्या था? ऊपर तो हमने पेमेंट करी थी। दूसरी बात यह है कि ट्रांजैक्शन रिस्क जो है वो किसी एक ट्रांजैक्शन के लिए होता है ना। ट्रांजैक्शन रिस्क रिस्क जो होता है वो किसी ट्रांजैक्शन के लिए होता है। ट्रांसलेशन रिस्क सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन की वजह से वैल्यू का कम या ज्यादा शो हो जाना है। बज़ाहिर तौर पर ऐसा हो सकता है कि उस एसेट की इन इटसेल्फ कोई कमिटमेंट आपकी तरफ से नहीं है कि आपने ये करना हो, वो करना हो, पेमेंट करनी है या रिसीविंग होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, सॉर्ट ऑफ सिमिलर है, सॉर्ट ऑफ सिमिलर है, लेकिन सेम नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क क्या होता है? आप ये कह सकते हो मेड अप ऑफ लॉन्ग टर्म अनफेवरेबल मूवमेंट्स इन एक्सचेंज रेट्स। यानी कि वक्त के साथ साथ आपका मुल्क, वक्त के साथ साथ आपका बिजनेस ये फील करना शुरू हो जाए कि एक्सचेंज रेट कुछ इस तरह से मूव हो रहे हैं कि बिजनेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इकोनॉमिक हालात बहुत बुरे हो रहे हैं। इंपोर्ट्स जो है वो एक्सपेंसिव हो जाए, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो चीप हो जाए। एक्सपोर्ट से पैसा आ कम रहा है, इंपोर्ट्स पे पैसा जा ज्यादा रहा है। मोर पेमेंट्स, लेस रिसीवेबल्स। समझ रहे हो? यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये एक लॉन्ग टर्म रिस्क होता है। ट्रांजैक्शन रिस्क भी तो सर यही था। हाँ था, लेकिन ये एक ट्रांजैक्शन के लिए था। आप समझ लो हर बार आपको ट्रांजैक्शन रिस्क पर लॉस हो रहा, आपके मुल्क के हालात इतने बुरे हो रहे हो कि आपकी इंपोर्ट्स महंगी होए जा रही हैं, और आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो जो है वो सस्ती से सस्ती, आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो कम से कम मिल रहे हैं। तो ये आपका एक लॉन्ग टर्म अनफेवरेबल मूवमेंट की वजह से, एक्सचेंज रेट्स की मूवमेंट की वजह से एक लॉन्ग टर्म जो हालात बन जाएंगे ना, वो इकोनॉमिक रिस्क होगा। यानी कि आप इवेंचुअली बोलोगे कि यार नहीं यार, यहाँ तो काम करना ही अब जो है वो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक नहीं है, फायदेमंद नहीं है, कमा कर नहीं देता। समझ रहे हो?
चलो अब इसको कॉपी करो 2 मिनट। अब देखो आपको करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए ना कुछ बेसिक टर्म्स और कुछ बेसिक बातें हमें सीखनी होंगी आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहली बात ये कि करेंसी एक्सचेंज जब हमें करवानी होती है तो हमें जाना पड़ता है किसी डीलर के पास, किसी करेंसी डीलर के पास। सही है। जब मुझे करेंसी एक्सचेंज करवानी है तो मुझे किसी करेंसी डीलर के पास जाना पड़ता है। करेंसी डीलर जो है वो करेंसी को एक्सचेंज करता है। और जब मैं करेंसी डीलर के पास जाता हूँ ना तो करेंसी डीलर्स 2 तरह के रेट देता है। मिसाल के तौर पे लेट से डॉलर्स के लिए हम काम कर लेते हैं, एक बोलेगा वो बाइंग, एक बोलेगा वो सेलिंग। जब आप किसी करेंसी डीलर के पास जाओगे तो एक बाइंग का रेट होगा डॉलर्स का और एक सेलिंग का रेट होगा। लेट से पीकेआर में ये रेट दिए हुए हैं और लेट से कि डॉलर का बाइंग का जो रेट है वो 150 है। ठीक है, डॉलर का बाइंग का रेट जो है वो 150 है। यानी कि अब बाइंग का क्या मतलब है? बाइंग का क्या मतलब है, कोई बता सकता है बाइंग का क्या मतलब? बाइंग के रेट का मतलब ये है, बाइंग के रेट का मतलब ये है कि एक डॉलर डीलर 1 डॉलर हमसे पीकेआर 150 में बाई करेगा। और एक सेलिंग का रेट होगा, लेट से वो 160 है। उसका मतलब ये है कि सेलिंग के रेट का ये मतलब है डीलर $1 हमें पीकेआर 160 में सेल करेगा। अगर आप डीलर के पास जाओगे, अगर आप करेंसी डीलर के पास जाओगे और करेंसी डीलर को आप $1 दोगे, अगर आप करेंसी डीलर के पास जाओगे और करेंसी डीलर को बोलोगे कि भाई $1 मुझसे तुम ले लो, यानी कि तुम मुझसे $1 बाय कर लो। तो जब आप करेंसी डीलर के पास जाकर उसको $1 दोगे ना, जब आप करेंसी डीलर के पास जाओगे और आप करेंसी डीलर को $1 दोगे, आप दोगे, तो आपको कितने पीकेआर मिलेंगे? अगर आप करेंसी डीलर को $1 दोगे तो करेंसी डीलर आपसे डॉलर खरीद रहा होगा, है ना? तो कितना देगा वो पीकेआर? हाँ, वो 150 पीकेआर देगा। अगर आप डीलर के पास गए, डीलर को बोला भाई मेरे पास $1 है, और आपने वो डॉलर जो है वो डीलर को बेच दिया, तो डीलर ने आपसे वो डॉलर बाय कर लिया, है ना? डीलर ने वो डॉलर आपसे बाय कर लिया। तो वो बोलेगा भाई मेरा बाइंग का रेट जो है ना वो 150 है, यानी कि मैं $1 जो है वो 150 पीकेआर में खरीदता हूँ। आपको वो 150 पीकेआर दे देगा। सही है। अच्छा, लेट से आपको इस डॉलर की दोबारा जरूरत पड़ी। अब आप दोबारा डीलर के पास जाओगे और अगर लेट से डीलर से आपने अगर $1 खरीदना हो, यानी कि अब डीलर जो है वो सेलर बन जाएगा। अब डीलर आपको ये बोलेगा कि भाई मैं 160 पीकेआर दो, मैं तुम्हें 160 पीकेआर में $1 सेल करूंगा। अब कुछ समझ में आ रहा है कि डीलर किस तरह से कमाते हैं? ये जो करेंसी के डीलर्स होते हैं इनकी कमाई किस तरह से होती है?
इनकी कमाई इस तरह से होती है, इनकी कमाई इस तरह से होती है कि ये खरीदते सस्ते में है एंड बेचते महंगे में है ना। देखो ये डॉलर की ही अगर आप बात करते हो तो सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे लोग आएंगे जो डॉलर इनको बेच रहे होंगे। सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे डीलर्स ऐसे आए, बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो इनको जो है वो डॉलर्स इनसे खरीद रहे होंगे। दोनों चीजें हो रही होंगी अपने अपने पार्ट पर, अपने अपने पार्ट पर दोनों चीजें हो रही होंगी। तो हर डॉलर की ट्रेडिंग पर, यानी कि खरीद और फरोख्त पर डीलर को 10 रुपए बच रहे हैं। समझ में आ रही है ना बात? बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई। शाम से सुबह से लेकर शाम तक डीलर ने जो है वो 150 150 रुपए, 150 रुपए, 150 रुपए, 150 रुपए के हिसाब से बहुत सारे डॉलर्स खरीदे। और सुबह से लेकर शाम तक डीलर ने 160 160 160 160 160 160 के हिसाब से बहुत सारे डॉलर्स बेचे। तो खरीदता सस्ते में महंगा बेचता है, तो इस पे ये कमा लेता है। दूसरा तरीका इसको याद रखने का यूं भी है कि आप यूं सोच लो, डीलर हमेशा अपना फायदा सोचेगा। अगर आप किसी सवाल में कंफ्यूज हो रहे हो तो आप यूं इसको याद रखना कि डीलर हमेशा अपना फायदा सोचेगा। ये जुमला आप अगर याद रखोगे ना तो आपको ये याद रह जाएगा कि मुझे मेरे क्वेश्चन में कौन सा रेट जो है वो यूज करना है। डीलर हमेशा अपना फायदा सोचेगा। डीलर हमेशा अपना फायदा सोचेगा। हाँ हुसैन, वो तो देखो एक अलग चीज है ना। मैं अभी किसी एक मखसूस सिंगल वक्त की बात कर रहा हूँ। जब मार्केट डाउन होगी तो बाइंग का रेट भी कम हो जाएगा, सेलिंग का रेट भी कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आज बाइंग और सेलिंग का रेट 150 160 है, 2 3 दिन बाद अगर डॉलर जो है वो 3 रुपए महंगा हो जाता है, तो ये वैल्यू 150 से कहाँ आ जाएगी? 153 पर आ जाएगी। और साथ में ये वाली वैल्यू जो 160 पर है, ये भी 163 पर आ जाएगी, है ना। क्लियर है? अच्छा, अब लेट से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 ये है कि लेट से पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है। हो सकता है डीलर को नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान बेस्ड कंपनी wants to pay $40। ठीक है। पाकिस्तान बेस्ड कंपनी wants to pay $40 to a USA बेस्ड कंपनी। एक पाकिस्तान बेस्ड कंपनी ने $40 एक यूएसए बेस्ड कंपनी को पे करनी है। ठीक है, एक पाकिस्तान बेस्ड कंपनी ने $40
एक यूएसए बेस्ड कंपनी को पे करना है। अब बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे हम ये? कितने पीकेआर चाहिए होंगे? ऊपर वाले रेट्स यूज कर लो, ऊपर वाले रेट्स यूज कर लो। किस तरह से करेंगे हम ये? फोर्टी। अब पाकिस्तान बेस्ड कंपनी ने $40 की अगर पेमेंट करनी है, तो ये पाकिस्तान बेस्ड कंपनी जाएगी डीलर के पास। डीलर के पास जाकर ये पाकिस्तान बेस्ड कंपनी कहेगी कि हमें डीलर डॉलर्स दो। डीलर बोलेगा मैं डॉलर्स बिल्कुल बेचता हूँ, लेकिन डीलर साथ में ये बोलेगा कि मैं $1 जो है वो 160 के हिसाब से बेचता हूँ। देखो, डीलर हमेशा अपना फायदा सोचेगा। तो जब आप डीलर के पास $40 खरीदने जाओगे, तो वो आपको $1 150 में नहीं देगा, बल्कि वो आपको $1 160 में देगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2। पाकिस्तान बेस्ड कंपनियां will receive $30 from a USA based कंपनी। बताओ अब क्या होगा? अब एक पाकिस्तान बेस्ड कंपनी जो है उसने $30 रिसीव करे एक यूएसए बेस्ड कंपनी से। यूएसए वाली कंपनी ने इसको $30 भेजे। इसने वो $30 रिसीव करे। अब जाहिर है लोकली यानी कि पाकिस्तान में खरीदो फरोख्त के लिए, डेली इस्तेमाल के लिए डॉलर्स तो इस्तेमाल नहीं होते हैं, पीकेआर इस्तेमाल होता है। तो जिस बंदे के पास $30 है वो डीलर के पास गया, डीलर को बोला यार ये आप डॉलर्स रख लो और मुझे पीकेआर दे दो। अब हम जब डीलर के पास जाएंगे तो क्या डीलर इतना अच्छा है कि हर डॉलर के अगेंस्ट मुझे 160 पीकेआर दे? नहीं, वो हमेशा अपना फायदा सोचेगा। लिहाजा जब मैं उसके पास $30 लेकर जाऊंगा, तो वो मुझे $1 के बदले 150 पीकेआर देगा। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे मिले 4500, है ना? ये क्लियर होगा आप लोगों को? अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3। एज्यूम example number 1 and example number 2 company is same and both transactions were conducted on 1st January। आप एज्यूम करो कि ये जो यूएसए बेस्ड कंपनी पहले और दूसरे मिसाल में सेम है और दोनों ट्रांजैक्शन 1 जनवरी को ही है। तो अगर आप नेट रिजल्ट देखो तो क्या हुआ है? 6400 आपने पे करे हैं, 6400 आपने पे करे हैं और 4500 आपने रिसीव करे हैं ना। एज अ पाकिस्तान बेस्ड कंपनी आपका नेट आउटकम क्या बन रहा है? 6400 जो आपने पे करे हैं, 4500 जो आपने रिसीव करे हैं।
नेट रिजल्ट क्या बनता है बताओ? नेट रिजल्ट क्या बनता है भाई? मैंने 1 जनवरी वाले दिन 6,400 पे करे और 4,500 रिसीव करे, तो मेरा जो नेट रिजल्ट, अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को देखूं, तो मेरा नेट रिजल्ट जो बनता है ना, मेरा जो नेट रिजल्ट बनता है ना, वो 1900 पीकेआर बनता है पेमेंट। ऐसा ही है ना? भाई मैंने 6,400 रिसीव करे, 4,500, सॉरी 6,400 पे करे हैं और 4,500 मैंने रिसीव करे हैं, तो नेट आउटकम मेरा 1900। अब देखना जरा एक इंटरेस्टिंग बात, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 का कॉन्सेप्ट आप नेटिंग एंड मैचिंग कोई चीज पढ़ोगे अभी थोड़े टाइम में, उसमें पढ़ोगे। नेटिंग या मैचिंग का कॉन्सेप्ट जरा गौर से अब तवज्जो देना। ये आपकी पेमेंट थी, ये आपकी रिसिप्ट थी, ये आपकी नेट पेमेंट बन रही है। नेटिंग या मैचिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखो, अगर आपने मिसाल के तौर पर किसी से $40 किसी को पे करना है, आपने एक बंदे को $40 पे करना है, उस बंदे से आपने $30 क्या करने हैं, रिसीव भी करना है। तो आप जो है ना, कोशिश ये किया करो कि डीलर से आपका ताल्लुक कम रहे, क्योंकि जब डीलर इन्वॉल्व होता है ना, तो वो अपना कमीशन ले रहा होता है। तो बजाय इसके कि पहले आप $40 को कन्वर्ट करो पीकेआर में और करो पेमेंट, और फिर उस कंपनी को बोलो कि चलो अब $30 तुम दो, और उस $30 को पीकेआर में रिसीव करो। नेटिंग या मैचिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने $40 पे करने हैं और $30 रिसीव करने हैं, तो ये ऐसा ही है कि जैसे आप सिर्फ और सिर्फ $10 पे कर दो। मेहर, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, तो ज्यादा बेहतर होगा कि वो इफ वाले सवाल अभी आप अपने दिल में रखो। नहीं, ऐसा नहीं है कि सेम करेंसी हो। मल्टीलेटरल नेटिंग भी एक चीज होती है, वो मैं समझाऊंगा, तो करेंसी उसमें डिफरेंट भी हो सकती है। तो ये बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं, लेकिन वो फ्यूचर में क्लियर होते रहेंगे। देखो, नेटिंग या मैचिंग का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि 40 तुमने पे करने हैं, 30 तुमने रिसीव करना है। तो जिसको तुमने 40 पे करने हैं ना, उसको बोलो भाई 30 जो तुमने मुझे देने वो नहीं दो, मैं तुम्हें 10 यहाँ से भिजवा रहा हूँ। तो सर इससे क्या फायदा होगा? अगर मुझे सिर्फ $10 भिजवाने होंगे, तो मैं डीलर के पास $1 खरीदने जाऊंगा, मुझे $1 कितने का मिलेगा? मुझे $1 160 का मिलेगा। तो मुझे कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? सिर्फ और सिर्फ 1600 की। क्या कोई फायदा हुआ मुझे? मैंने जब अपनी दो ट्रांजेक्शन्स को एक में कन्वर्ट कर दिया, रादर देन के पहले मैं पे करूं, फिर मैं रिसीव करूं, फिर मैं देखूं अच्छा भाई नेट क्या बचा, इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं पहले फॉरेन करेंसी सेट ऑफ करूं। 40 पे करने हैं, 30 सेम बंदे से रिसीव करने हैं, तो उसको बोलूं भाई 30 तुम नहीं भेजो, बल्कि मैं तुम्हें 10 भेज देता हूँ, एक ही ट्रांजेक्शन करूं। क्या मुझे कोई फायदा नजर आ रहा है इसमें? कितने का फायदा हो रहा है? अगर मैं दो के बजाय अपने काम को एक सिंगल ट्रांजेक्शन पे ले जाता हूं, तो क्या मुझे कोई फायदा हो रहा है? 300 का फायदा हो रहा है ना। राधर देन के मेरा नेट आउटकम 1900 हो, मेरा नेट आउटकम 1600, तो 300 का बेनिफिट हो रहा है, 300 की कम पेमेंट करनी पड़ रही है। ये हेजिंग का एक तरीका भी होता है, ठीक है ना, ये आपका हेजिंग का एक तरीका भी होता है। अगर मैं पहले भी डीलर के पास जाऊं, फिर दोबारा डीलर के पास जाऊं, फिर ये काम करूं, तो
डीलर जो है ना वो क्योंकि बाइंग और सेलिंग पर कमाता है, तो क्योंकि वो 150 का एक देता है और लेता है 160 में, तो वो कुछ ज्यादा कमा लेता है, तो उसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। क्लियर है भाई ये बात? जल्दी से अपनी पार्टिसिपेशन शो करो भाई। सही है, अब इसको आप करो कॉपी, और मैं आप लोगों को कुछ टाइम देता हूँ सारी चीजें रिवाइज कर